जय हिंद। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर 6 में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम बायोलॉजी कुछ जो है इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि क्या है। तो आपका चैप्टर अध्याय 6 में बायोलॉजी का हम पहला चैप्टर को देख रहे हैं जो एनसीईआरटी से संबंधित एनसीईआरटी का है, जैव परक्रम एवं पोषण। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं बायोलॉजी के बारे में कुछ क्या है बायोलॉजी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बायोलॉजी जो है ना आपका, जिसको हम लोग बायोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान मतलब जिसमें जीव के बारे में अध्ययन हो। जीव मतलब जिसमें जान हो, जिसमें जीवों के बारे में अध्ययन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, या उसको बायोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। तो ये बायोलॉजी शब्द का जो है ना पहला बार जो प्रयोग किया था, इनमें दो वैज्ञानिक था, जिसका नाम था लेमार्क। क्या नाम था? लेमार्क। और दूसरा था वो टीवीर रेनस। क्या नाम था? टीवी रेनस। कहीं भी किताब में लिखा हुआ रहता है टेबिरनेस, हम लोग पढ़ते थे, है कि नहीं है? तो टीवी रेनस ये थोड़ा सा इंग्लिश नाम है, थोड़ा सा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन बायोलॉजी शब्द का जो पहला बार प्रयोग किया था ये दो व्यक्ति के थे, लेमार्क और टीवी रेनस। समझ गए बात को? तो बायोलॉजी को जो है ना ये अध्ययन करने के लिए, आसान करने के लिए क्या किया गया, बायोलॉजी को दो पार्टों में बांटा गया। तो बायोलॉजी है तो किसके बारे में अध्ययन होगा? जीव के बारे में अध्ययन होगा। लेकिन जीव भी क्या है, दो प्रकार के भागों में जीव को भी बांट दिया गया है। एक जो है आपको पेड़ पौधा। पेड़ पौधा जो है ना सजीव ही है, उसमें भी जान है, लेकिन पेड़ पौधा जो है ना एक अलग श्रेणी में आता है। किसमें आता है? एक अलग श्रेणी में आता है। और जैसे जानवर हो गए, हम लोग हो गए, इसके बाद क्या कहते हैं, कीड़ा मकोड़ा हो गया, ये सारे जानवर की श्रेणी में आते हैं। हम लोग भी, मनुष्य भी खुद किस श्रेणी में आते हैं? जानवर की श्रेणी में आते हैं। इसलिए पेड़ पौधा और जानवर को जो है अलग अलग रूप में अध्ययन करने के लिए बायोलॉजी कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में। अध्ययन के लिए, अध्ययन आसान हो इसलिए बायोलॉजी का कितने भागों में बांटा गया? बायोलॉजी को दो भागों में। पहला है आपको वनस्पति विज्ञान। क्या है? वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को हम लोग कहते हैं बोटनी। क्या कहते हैं? बोटनी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोटनी। और दूसरा है जंतु विज्ञान। क्या होता है? जंतु विज्ञान, जिसको हम लोग कहते हैं जूलॉजी। जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी। तो आप समझ सकते हैं वनस्पति विज्ञान का मतलब होता है जिसमें पेड़ पौधे के बारे में, बायोलॉजी के जिस भाग में हम पेड़ पौधे के बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान कहेंगे। तो यहाँ पर हम लिखे हैं जिसमें पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? वनस्पति विज्ञान, या इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको? बोटनी कहेंगे। बोटनी। अब बोटेनी भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद इसमें लिखे हम ये इसका पिता, मतलब बोटनी के बारे में जो अध्ययन के बारे में पूर्ण डिटेल से बताया, तो उसका नाम क्या था? थियोफ्रेस्टेटस। क्या नाम था? थियोफ्रेस्टेटस। थियोफ्रेस्टेटस जो है ये तुमको जो है जंतु विज्ञान नहीं, वनस्पति विज्ञान के बारे में ज्यादातर बताया है। इसलिए जो है वनस्पति विज्ञान का जो पिता है किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टेटस को। दूसरा आपको है क्या? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जिनमें जानवरों के बारे में अध्ययन किया जाता हो। तो कहिएगा जानवर में हम लोग तो नहीं आते हैं, हम लोग भी जानवर के श्रेणी में ही आते हैं, तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी खुद क्या है? जानवर है। हम लोग को जानवर के श्रेणी में ही रखा गया। जानवर की श्रेणी में आपको आ गया गाय, भैंस, बकरी, कीड़ा मकोड़ा, है कि नहीं है? जितने सारे पेड़ पौधा को छोड़कर जो भी जीव आते हैं, जिसमें जीव, ऐसा नहीं गाड़ियों के ले लेंगे, गाड़ी तो निर्जीव है, मतलब पेड़ पौधा को छोड़ करके जो भी जीव आते हैं वो किसमें आते हैं? जानवर के श्रेणी में आते हैं। और जानवर के बारे में जिस विज्ञान के जिस भाग में, बायोलॉजी के जिस भाग में हम अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान, जिसको जूलॉजी कहते हैं। तो जूलॉजी के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु ने। और इसलिए जूलॉजी, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। तो आप जानते हैं कि पेड़ पौधा में जो है बहुत ज्यादा पार्ट नहीं होता। आप देखेंगे शाखा, तना होता है, पत्ता होता है, जड़ होता है कि नहीं है? उनको आप गिन लीजिएगा कितना उसमें पार्ट होता है पेड़ पौधा में। लेकिन मनुष्य में या जानवर में बहुत सारे पार्ट होते ना होते हैं। अब देखिए हमारे शरीर के अंदर अगर देखेंगे तो बहुत सारे पार्ट है कि नहीं है? गाय भैंस बकरी को देखेंगे तो उसके शरीर में भी क्या है? बहुत सारे पार्ट है। तो क्या कहते हैं, जंतु के बारे में, जानवर के बारे में अध्ययन करने में थोड़ा सा क्या था? कठिनाई था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। नहीं था डिफिकल्ट, लेकिन पेड़ पौधा में आसान था। तो ज्यादातर मेहनत किस पे करना पड़ा था? जंतु विज्ञान में, है कि नहीं है? इसलिए ओवरऑल कहा जाता है ज्यादातर योगदान किसका है? अरस्तु का, क्योंकि जंतु के बारे में जानकारी दिया था। इसलिए बायोलॉजी का भी पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है कि नहीं है? लेकिन इसमें जो वनस्पति विज्ञान, जो पेड़ पौधे के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता, इसको किसने दिया था जानकारी बढ़िया से?
थियोफ्रेस्टस ने। इसलिए जो वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। और इसके बाद जंतु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। और पूरा बायोलॉजी का पिता यानी जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। क्योंकि ज्यादा योगदान किसका है? अरस्तु का। समझ गए बात को? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बायोलॉजी तो हम समझ गए, लेकिन यहाँ पे कुछ होता है कि सजीव। बायोलॉजी में किसके बारे में अध्ययन होगा? सजीवों के बारे में अध्ययन होगा। तो सजीव के कुछ लक्षण होते हैं, है कि नहीं है? तो उस लक्षण के बारे में हम लोग जान लेंगे। तो यहाँ पे लिखे हैं सजीव के लक्षण। सजीव मतलब जिसमें जान हो। तो उनमें जान होता है तो उनमें क्या क्या गुण होता है उसको हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। सजीव के 5 लक्षण को लिखे, एग्जाम में आपको पूछ देगा, तो आप इसको लिख दीजिएगा। पहला है इसमें गति, मतलब सजीव जो भी होगा, सजीव वही कहलाएगा जिनमें क्या हो? गति हो। देखिए हम लोग एक खुद सजीव है कि नहीं है? तो हमारा जो है शरीर के अंदर ब्लड भी चलते रहता है, नहीं रहता है? हमारा हार्ट भी ऊपर नीचा होते रहता है, धक धक करते रहता है कि नहीं करते रहता है? हमारा सांस भी चलते रहता है, सांस लेते हैं और क्या करते हैं? छोड़ते हैं। और हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ना जा सकते हैं? तो ये क्या कहलाता है? गति कहलाता है। और सजीव में ये लक्षण होता है कि नहीं होता है? इसके बाद कहिएगा पेड़ पौधा में तो गति नहीं होता, बढ़ता है ना, वो सा गति है कि नहीं? भले वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, क्यों जा सकता? क्योंकि उसका जड़ फिक्स होता है कि नहीं? लेकिन पेड़ पौधा भी क्या है? सजीव है। आपके यहाँ गति तो मोटरसाइकिल में भी होता है, चलता है ना मोटरसाइकिल, तो वो क्या होगा? निर्जीव होगा, सजीव होगा? नियम के हिसाब से तो क्या हो जाएगा? सजीव हो जाएगा। लेकिन ये गलत है कि उनमें और सारे लक्षण नहीं है। दूसरा लक्षण सजीव का क्या होता है? वो शोषण करता है। क्या करता है? शोषण। मतलब जो सजीव होगा वो क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। हम लोग सांस लेते हैं, पेड़ पौधा सांस लेते हैं। आपके पेड़ पौधा सांस कहाँ लेता है? हमने देखे हैं। पेड़ पौधा भी क्या करते हैं? सांस लेते हैं। जानवर भी क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो पहला लक्षण, सजीव क्या करते हैं? गति करते हैं। सजीव क्या करते हैं? शोषण करते हैं, मतलब सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते भी है। तीसरा चीज है उत्सर्जन। सजीव जो होता है उसमें एक खास गुण होता है कि वो कोई भी भोजन करेगा या कोई भी चीज उसके शरीर के अंदर जो अवशिष्ट पदार्थ होता है उसको क्या कर देगा? उत्सर्जित कर देगा। उत्सर्जित मतलब बाहर निकाल देगा। जो बर्बाद चीज है ना उसको बाहर निकाल देगा। जैसे कि हम ही लोग हैं, हम ही लोग के शरीर में पानी पीते हैं तो जो अवशिष्ट हो जाता है पसीना के रूप में निकल जाता है कि नहीं है? इसके बाद भोजन करते हैं तो वो भी मल के रूप में निकल जाता है ना, निकल जाता है। मतलब हमारे शरीर का अवशिष्ट चीज है कि नहीं है? जानवर को देख लो, कोई भी जीव को देख लो, है कि नहीं? जितने सारे सजीव होते हैं तो उनमें क्या है? उत्सर्जन करने की क्षमता होता है। इसलिए क्या करते हैं? उत्सर्जन मतलब जो अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। तो मतलब सजीव में तीसरा लक्षण क्या होता है? वो उत्सर्जन करते हैं। चौथा क्या है? पोषण। तो सजीव क्या करते हैं? पोषण करते हैं। पोषण मतलब भोजन करते हैं। भोजन क्यों करते हैं? अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब देख लो हम ही लोग को, अगर हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो क्या हम लोग जीवित रह सकते हैं? हमारा शरीर ढंग से रह सकता है? मतलब आवश्यकता से अधिक पतला हो जाएंगे, धीरे धीरे हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे शरीर में सारी चीज को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। इसलिए सजीव का एक गुण क्या है? भोजन करता है। तुम लोग खाना खाते हो कि नहीं खाते हो? बिना खाना खाए हम लोग रह सकते हैं? नहीं रह सकते। लेकिन देखो तुम्हारा साइकिल है, उसको रख दो घर में, खाना नहीं दो तो भी वो वैसे वैसे रहेगा, ना रहेगा? लेकिन हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो खत्म हो जाएंगे, ना हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, समझ गया? तो सजीव का चौथा लक्षण क्या होता है? वो पोषण करता है, मतलब भोजन करता है। अगला पांचवा चीज है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, जनन। क्या है? जनन। जनन का मतलब अपने जैसे बच्चे को जन्म देना, जिसको हम जनन को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं इंग्लिश में। मतलब स्वयं सजीव को देखा होगा, जैसे कि हमारे माता पिता हमारे तरह ही है कि नहीं है? वो भी मनुष्य है और हम लोग उसके क्या है? संतान है। तो उसके संतान है तो वो अपने जैसे बच्चे को जन्म दिया कि नहीं दिया? फिर आप जानवर को देख लीजिए, गाय भैंस बकरी को भी देख लीजिए, अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है। क्या आप मोटरसाइकिल को देखे? मोटरसाइकिल की तरह छोटा सा बच्चा जन्म लिया है, ऐसा देखे? नहीं देखे। तो मतलब वो क्या है? निर्जीव है। तो 5 लक्षण होता है सजीव के। सजीव में क्या होते हैं? गति होते हैं या गति करते हैं। सजीव सांस लेते हैं, है कि नहीं? सजीव क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं, मतलब जो अवशिष्ट पदार्थ होता है शरीर का उससे क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। पोषण करते हैं, मतलब भोजन करते हैं। अगला क्या चीज? जन्म करते हैं, मतलब अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। ये तो आपका सजीव का लक्षण हो गया। अब सजीव समझ गए, बायोलॉजी के बारे में जान गए। अब जो आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम एवं पोषण, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे लिखे जैव प्रक्रम, हेडिंग में ही जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? पहले हम यहाँ पे जो लिखे हैं उसको पढ़ लेते हैं, तब इसको समझाते हैं। तो वह सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सभी जीवों का अनुरक्षण होता है, क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम। अब यहाँ पे वह सारी क्रियाएं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ? जिनके द्वारा सभी जीवों का, दुनिया के जितने सारे जीव हैं सबका क्या होता है? अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब मेंटेन समझ लीजिए। मेंटेन मतलब हमारे शरीर जो है कि नहीं है? हमारे शरीर में बहुत सारी क्रिया होता है कि नहीं? तो सांस लेते हैं, न लेते हैं?
इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, है कि नहीं, उत्सर्जन भी करते हैं, नहीं करते हैं, ब्लड हमारे शरीर में चलता है, बहुत सारी क्रिया होता है कि नहीं होता है। और ये सारे क्रिया सब चलेगा तभी हम लोग जीवित रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। अगर मान के चलो हम हमारा सांसें नहीं चलेगा तो हम लोग जीवित रहेंगे, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए क्या सांस चलना जरूरी है। अगर हम लोग भोजन करेंगे, खाना खाएंगे और वो पचबे नहीं करेगा, हम लोग जीवित रह पाएंगे? जैसे खाएंगे वैसे निकल जाएगा, जिसके कारण हम लोग क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, शरीर रह पाएगा। तो हमारे शरीर में उत्सर्जन भी जरूरी है, श्वसन भी जरूरी है, पाचन भी जरूरी है, संवहन मतलब ब्लड को चलना भी जरूरी है। और ये सारी क्रिया नहीं होगा तो हमारा शरीर नहीं चलेगा, चलेगा हम लोग का मृत्यु हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा सभी जीवों का अनुरक्षण होता है, वो क्रिया के द्वारा सभी जीव क्या करते हैं, जीवित रह पाते हैं, है कि नहीं। तो वे क्या कहलाते हैं, चेप परिक्रम। मतलब श्वसन क्रिया क्या कहलाएगा, श्वसन क्रिया हमारे शरीर में होता है कि नहीं होता, इसके कारण हम लोग जीवित रहते हैं। श्वसन क्रिया हो गया, पाचन क्रिया हो गया, पाचन मतलब भोजन खाते तो पचता है, जो इम्पोर्टेंट होता है शरीर में लग जाता है, जो अपशिष्ट होता है उत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। उत्सर्जन क्रिया मतलब बाहर निकल अपशिष्ट पदार्थों का। परिवहन मतलब हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह चलते रहता है, चलते रहता है, वो परिवहन कहलाता है। तो श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, जेब प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। जेब प्रक्रम किसे कहते हैं, वो सारी प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी जीवों का क्या होता है, अनुरक्षण होता है, सभी जीव अपने आप को जीवित रख पाता है, वही क्रिया के द्वारा, है कि नहीं। अगर ये क्रिया सजीव के जीवों में नहीं होगा तो जीवित रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। हम लोग सांसें नहीं लेंगे जीवित रहेंगे, हम लोग खाने नहीं खाएंगे, पचवे नहीं करेगा तो जीवित रहेंगे। तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, जेब प्रक्रम। और वही जेब प्रक्रम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, पाचन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में, परिवहन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आता है पोषण। तो पोषण का मतलब क्या, भोजन करना। कोशिका बचल है, चलिए इसको भी देख लेते। कोशिका क्या है, तो आप एक घर का एग्जांपल ले लीजिए। आप अपने घर को बनाने के लिए क्या करते हैं, ईंट लाते हैं, बालू लाते हैं, गिट्टी लाते हैं, नहीं लाते हैं। तो बहुत सारे गिट्टी, ईंट, बालू मिला करके आप क्या करते हैं, घर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उससे बढ़ते बढ़ते क्या बन जाता है, घर का रूम बनाते हैं। रूम से बनते बनते क्या करते हैं, उसके ऊपर छत डालते हैं। फिर और अगर पैसा होता है तो आप उसके ऊपर भी एक घर बना लेते हैं, फिर उसके ऊपर भी क्या करते हैं, घर बना लेते हैं। और जब बहुत बड़ा घर बना लेते हैं तो वो बंगला कहलाने लगता है, नहीं कहलाने लगता है, बंगला या स्काई स्क्रैपर आप कहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं होता है, ये कहलाने लगता है। तो सेम हमारे शरीर में भी वही है। हमारा शरीर पहले छोटे छोटे गिट्टी बालू पत्थर की तरह एक टुकड़ा से मिलकर बना हुआ है, तब उससे मिलकर क्या होता है, उत्तक बनता है। उत्तक से मिलकर क्या बनता है, अंग बनता है। अंग बहुत सारे मिलकर क्या करता है, अंग तंत्र का निर्माण करता है। और जब सारे अंग तंत्र एक साथ काम करने लगते हैं तो हमारा शरीर बन करके तैयार हो जाता है और हम लोग क्या हो जाते हैं, सजीव बन जाते हैं। तो वही बात है, कोशिका हमारे शरीर का सबसे छोटा जो पार्ट होता है, छोटी इकाई होती है, क्या होती है, कोशिका। और बहुत सारी कोशिका मिलता है क्या बनता है, उत्तक। और बहुत सारे उत्तक बनता है तो क्या बन जाता है, अंग। और बहुत सारे अंग मिल करके अंग तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सारे चीज मिल करके जब सारे एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं तो क्या हो जाता है, वो हमारा शरीर बन करके तैयार। जब शरीर बन गया तो हम क्या हो जाते हैं, जीवित प्राणी कहलाते हैं। तो केवल हम ही लोग के बारे में नहीं कह रहे हैं, एक जानवर भी हम ही लोग के समान है कि नहीं है, क्योंकि वो क्यों विज्ञान के अंतर्गत आता है, जंतु विज्ञान के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे पोषण क्या है, पोषण का मतलब क्या, भोजन करना, है कि नहीं है। तो पोषण को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन। मतलब हम लोग भोजन क्यों करते हैं, हम लोग भोजन क्यों करते हैं, भोजन करने के पीछे क्या रीजन है, क्योंकि हमारे शरीर में एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अगर हमें क्या होता है, हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिका होता है। कोशिका क्या होता है, अगर हमारे चोट लगता है या हम लोग चलते हैं तो हमारा कोशिका क्या हो जाता है, मर जाता है। तो कोशिका जो टूट जाता है या मर जाता है, उसको मरम्मत करने के लिए क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा हमें किससे मिलता है, भोजन से मिलता है। अगर हम लोग बीमार हो जाते हैं तो हमारा कोई भी पार्ट क्या हो जाता है, शरीर का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है, उसको मरम्मत करने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है कि नहीं, ऊर्जा चाहिए। वो किससे मिलता है, भोजन से मिलता है। पोषण का मतलब समझिए आप क्या, भोजन। तो देखिए भोजन जो है ना, बहुत प्रकार के हम लोग भोजन करते हैं। चावल भी खाते हैं ना, दाल भी खाते हैं, फल भी खाते हैं, है कि नहीं, सब्जी भी खाते हैं। लेकिन हर एक प्रकार के भोजन में हर एक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर में अलग अलग कामों को क्या करता है, वो पूरा करता है। तो हम लोग जब क्या करते हैं, चावल रोटी या आलू खाते हैं, चावल रोटी या आलू, तो इसको खाने से हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट नाम का पदार्थ बनता है।
और कार्बोहाइड्रेट जो है ना हमें शरीर में एनर्जी देने में काम करता है। आप कोई काम करके आते हैं, है कि नहीं है, तो उस जगह पे आपको जो है क्या कहेगा, फल खा लो और फिर काम करने के लिए चले जाओ, कर पाइएगा? क्योंकि आपको जब काम करके आता है आपके शरीर में बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वो एनर्जी जो आपको मिलेगा किससे मिलेगा? रोटी चावल, है कि नहीं, रोटी चावल और या तो आलू से मिलेगा, है कि नहीं, उसे ज़्यादा पावर मिलेगा क्योंकि ज़्यादा एनर्जी खत्म होता है। तो हमें काम करने के लिए क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। और कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? चावल, रोटी और आलू। सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट जो है चावल में होता है और आलू में होता है। रोटी में थोड़ा कम होता है दोनों की तुलना में, मतलब चावल में और आलू में ज्यादा होता है, रोटी में थोड़ा सा क्या होता है? कम होता है। अब अगला चीज क्या है? वसा। क्या होता है? वसा। हमारे शरीर में जो मोटापा होता है ना, होता है जिसको चर्बी कहते हैं, समझ गए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वसा। जब हम कोई आदमी को देखा होगा उसके शरीर जो है इतना मोटा हो गया, शरीर जो है ना नीचे लटकने लगा और चलियो न पाता है, तो यूजुअली उसके शरीर में मांस नहीं होता, वो क्या होता है? वसा होता है, फैट्स होता है कि नहीं है। और वो हमें कैसे बढ़ता है वसा फैट्स? जब तेलिया चीज खाते हैं, जैसे कि ज्यादातर हम जो है क्या करते, तेल वाला सामान खाते हैं, समोसा खा लिए, उसी जगह पे एकदम सब्जी को अच्छा से तेल में छाक के खा लिए, है कि नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम तेल वाला पदार्थ खाते हैं ना, तो जिसके कारण क्या हो जाता है? हमारे शरीर में वसा बढ़ने लगता है। क्या बढ़ने लगता है? वसा। हमारे शरीर में कोई ज्यादा फायदा तो नहीं होता, लेकिन हमारे शरीर में मांस बढ़ जाता है, और मांस उपयोगी शरीर का नहीं होता है, जो कि हमें मोटापा का हमें क्या कर देता है? शिकार कर देता है। जब भी हम क्या करते हैं? तेलिया पदार्थ खाते हैं, तो हमारे शरीर में क्या बढ़ता है? वसा। वसा से हमारा मोटापा बढ़ता है। इसके बाद होता है विटामिन। क्या होता है? विटामिन। तो विटामिन हमारे शरीर में किससे आता है? वो आता है साग सब्जी या फल से। साग सब्जी या फल हम जब खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या आता है? विटामिन आता है, जो कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारी होता है उसको भी रोकता है, समझ गया। और शरीर में क्या करता है? शक्ति देता है। बीमारी होता है ना, तुम देखा हो कोई आदमी अगर बीमार होता है तो कहता है हरा सब्जी खाओ, है कि नहीं है, फल खाओ, है कि नहीं है। तो शरीर में क्या करता है? हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? बढ़ाता है, जिससे हमारे बीमारी जल्दी ठीक हो जाता है। इसे विटामिन मिलता है। हरा साग सब्जी हो गया, फल हो गया, इसको खाने से, समझ गया बात को। और इसके बाद खनिज लवण। क्या होता है? खनिज लवण। अब खनिज लवण क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? चीनी चाय में मिला के पीते हैं, इसके साथ जो नमक का यूज करते हैं ना, करते हैं, बहुत सारी चीज करते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है? जैसे कि मछली खाता है तो मछली में क्या होता है? फास्फोरस होता है। तो ये सब जो होता है ना, ये हमारे शरीर के लिए क्या कर देता है? खनिज लवण प्राप्त करता है। खनिज लवण का मतलब क्या? तुम जानता है कि मनुष्य के शरीर में लोहा भी होता है, सुना होगा, नहीं सुनता है? तो लोहा भी होता है, फास्फोरस भी होता है। तो हम किससे मिलेगा? लोहा खाएंगे तो हमारे शरीर में फास्फोरस आएगा या लोहा आएगा। हम कोई भोजन ही करेंगे तो भोजन में ही कुछ मात्रा में पाया जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है। जैसे मछली खाने से फास्फोरस बढ़ेगा, हड्डी अगर हमारा काम कमजोर होता है तो उसमें कैल्शियम बढ़ाने के लिए, है कि नहीं है। तो इस प्रकार से जो है खनिज लवण भी हमारे शरीर को पोषण के माध्यम से ही प्राप्त होता है, भोजन के माध्यम से ही प्राप्त होता है। समझ गया बात को? ये पोषण हो गया। मतलब चावल रोटी से मिल गया कार्बोहाइड्रेट, तेलिया पदार्थ से क्या मिलता है? वसा मिलता है। हरा सब्जी या फल से क्या मिलता है? विटामिन मिलता है। खनिज लवण जो है मछली हो गया, अंडा हो गया, ये सारे चीज से मिल जाता है। समझ गया बात को? अब यहाँ पे लिखे हैं पोषण जो है क्यों हम लोग करते हैं, पोषण का आवश्यकता क्यों पड़ता है, अगर ऐसा प्रश्न कोई कर दे तो यहाँ पे लिखे जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पोषण करते हैं। क्योंकि पोषण खाने की आवश्यकता क्यों पड़ता है? अगर कोई क्वेश्चन कर दिया आपसे कि हमें पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, खाने की भोजन करने की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों होती है काजल? हमारे शरीर में भोजन की आवश्यकता क्यों होती है, पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पोषण हम लोग करते हैं, है कि नहीं है। क्योंकि अगर तुम आज भूखे पड़ने के लिए यहाँ पे आ जाएगा, मन लगेगा तुमको? क्योंकि हमारा शरीर सुचारू रूप से चलवे नहीं करेगा। हमारा शरीर मांगेगा हमें एनर्जी दो, पोषण दो, अब पोषण होवे नहीं करेगा, तुम्हारा दिमाग काम करेगा नहीं। जब तक हमारा पोषण अच्छा से नहीं होगा तब तक हमें कोई भी चीज करने में अच्छा से हम नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं है। इसलिए जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की। और पोषण से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। पोषण से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। पोषण से हमें क्या मिलता है? ऊर्जा। और पोषण से क्या फायदा होता है? क्योंकि हम लोग इधर उधर चलते हैं, है कि नहीं, या चोट पटक लग जाता है या घाव होता है तो हमारे शरीर कोशिका क्या हो जाता है? टूट जाता है, या ऊतक भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो उसको मरम्मत करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। और पोषण करेंगे तो जिससे हमें ऊर्जा मिलेगा और हमारा कोशिका क्या हो जाएगा? टूटा फूटा कोशिका या ऊतक क्या हो जाता है? मरम्मत के लिए हम लोग पोषण की करते हैं, है कि नहीं। उससे हमारा टूटा फूटा कोशिका हुआ, ऊतक हो गया, इसका क्या हो जाता है? मरम्मत संभव हो पाता है।
अब यहाँ पोषण का थोड़ा सा हम परिभाषा जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? परिभाषा। तो वह विधि, क्या लिखे हैं? वह विधि जिसके द्वारा सजीव अपना भोजन ग्रहण करता हो, जिसके द्वारा सजीव अपना भोजन ग्रहण करता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो पोषण का मतलब तो आप तो जानबे करते हैं, नहीं जानते हैं? भोजन करना। तो वह विधि या वह क्रिया है जिसके द्वारा सजीव क्या करता है? अपना भोजन ग्रहण करता है या खाता है, ये क्या कहलाएगा? पोषण। ये परिभाषा हो गया। लेकिन ये ऊपर में जो आपको लिखे हैं पोषण की क्यों आवश्यकता होती है, आवश्यकता लिखे हैं यहाँ पे क्या लिखे हैं? इसका परिभाषा लिखे हैं। समझ गए बात को? यहाँ पे पोषण में क्या क्या चीज हमें मिलता है, पोषण से क्या क्या चीज मिलता है यहाँ पे लिखा गया। कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण, है कि नहीं है? पोषण क्यों आवश्यकता है? जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए। इससे ऊर्जा मिलता है, टूटा फूटा कोशिका या ऊतक को मरम्मत करने के लिए। और पोषण क्या है, इसका परिभाषा पूछेगा। तो वे विधि है जिसके द्वारा सजीव क्या करते हैं? अपने भोजन ग्रहण करता, मतलब भोजन करना ही क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। अब जो पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। एक होता है स्वपोषण। क्या होता है? स्वपोषण। और दूसरा होता है परपोषण। तो इसको हम लोग जानेंगे, स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है, इसको हम बारीकी से जान। तो हम बता रहे थे कि पोषण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। तो हम पहले समझ लेते हैं स्वपोषण क्या होता है। तो पहले जो लिखे हैं इस बात को समझ लेते हैं। देखो इधर देखो, तो ऐसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। अब कहेगा कि हम लोग तो अपना खाना खुद बनाते हैं, नहीं, हम लोग दूसरे पे निर्भर है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधा से क्या करते हैं? अनाज लाते हैं, धान गेहूँ क्या पेड़ पौधा से आता है। हम दूसरे पर निर्भर है, हम लोग खुद नहीं बनाते हैं। वो तो खाली बनाते हैं एकदम आग पे जा करके, है कि नहीं है? ये खुद नहीं बनाते हैं। कुछ जीव ऐसे भी है, कुछ सजीव ऐसे भी है जो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, मतलब किसी पर निर्भर नहीं रहते। फॉर एग्जाम्पल पेड़ पौधा को देख लीजिए, तो हरे पेड़ पौधा जो भी है वो कभी देखे हैं बाहर से किसी पौधा को काट के लाया तब वो बना के खाया है? पेड़ पौधा देखे हैं? नहीं देखे। तो पेड़ पौधा जो है ना अपना भोजन क्या करते हैं? खुद बनाते हैं। इसलिए पूछेगा हरे पेड़ पौधे का में किस प्रकार का पोषण होता है, तो क्या बोलिएगा? अपना भोजन क्या करते हैं? खुद बनाते हैं, अपने जगह पर स्थित होते हैं। क्योंकि उसका सबसे भोजन बनाने का सबसे मेन चीज क्या होता है? उसका पत्ता होता है। जो पत्ता देखे ना, वो हरा कलर का जो पदार्थ होता है, पत्ता आपका हरा दिखता है। तो जितने हरे पेड़ पौधे होते हैं उसके पत्ता जो हरा कलर दिखता है वो क्लोरोफिल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोरोफिल, जो कि उसी में क्षमता होता है भोजन बनाने का। तो यहाँ पे देखिए ऐसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वपोषण। और स्वपोषण में कौन आते हैं? हरे पेड़ पौधे। कौन आते हैं? मनुष्य, जानवर ये सब नहीं आते, ये सब परपोषण में आते हैं। समझ गए बात को? तो इसमें हरे पेड़ पौधे क्या आते हैं? स्वपोषण में आते हैं। और ये क्या करते हैं? अपना भोजन का सामग्री कहाँ से जुटाते हैं? तो इसको भी तो सामग्री जुटाना पड़ता होगा। ये सूर्य का प्रकाश लेते हैं, सूर्य के प्रकाश लेते हैं। दूसरा चीज कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और जड़ से वो क्या लेते हैं? जल लेते हैं। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। यहाँ देख रहे हैं ना, H2O होता है। और क्लोरोफिल जो होता है उसमें खुद पाया जाता है, उसके पत्ते में हरा कलर का जो पदार्थ दिखता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। समझ गए बात को? स्वपोषण में किसी को दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं परपोषण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? परपोषण के बारे में। तो परपोषण में लिखे हैं कि ऐसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, खुद नहीं बनाता, स्वयं नहीं बनाता, अपने आप से नहीं बनाता है, बल्कि वो क्या करता है? अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? दूसरे पर, दूसरे चीज पर, दूसरे वस्तु पर, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। उसे क्या कहते हैं? परपोषण। जैसे कि मनुष्य खुद हो गए, क्या हो गया? ये परपोषण करते हैं। क्योंकि हम लोग जो है अपने भोजन जो जैसे कि रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, आलू खाते हैं, सारे पेड़ पौधा से प्राप्त करते नहीं करते हैं? तो पेड़ पौधा पे हम लोग निर्भर है, तो हम लोग कौन सा पोषण करते हैं? परपोषण करते हैं। क्या करते हैं? पर मतलब दूसरा, पोषण मतलब भोजन। हम दूसरे पर दूसरे का भोजन करते हैं, है कि नहीं? तो इनमें आ जाते हैं सभी जीव, जितने सारे जीव आते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधा को छोड़ करके, वो सारे क्या करते हैं? परपोषण करते हैं। और इसमें आ जाए जंतु, मनुष्य, है कि नहीं? जानवर, हम लोग भी एक प्रकार के क्या है? जानवर है। साइंस की दृष्टि से हम लोग भी एक जानवर के श्रेणी में आते हैं। समझ गए बात को? तो इतना बात समझ गए। अब थोड़ा सा हम स्वपोषण के बारे में जान लेते हैं कि पेड़ पौधा जब अपना भोजन स्वयं तैयार करता है तो वो कैसे करता है कि नहीं है?
कहाँ से क्या लेते हैं, कौन सा प्रक्रिया करते हैं, जिसके कारण उसका भोजन क्या होकर के तैयार हो जाता है, जिसके कारण वो अपने जीवन को चला पाते हैं। तो इसमें देखिए 100% सभी हरे पेड़ पौधे में होते हैं। किसमें होते हैं? सभी हरे पेड़ पौधे में होते हैं। तो पत्ता जो देखे हैं, पत्ती या पत्ता या पत्तियां बहुत सारे होता है, पत्तियां होता है उसमें। तो पत्ती में क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। क्या होता है? एपिडर्मिस कहते किसको है? अब जब पत्ता लीजिएगा, जब पत्ता सूख जाता है कि नहीं है, तो जैसे पीपल का हम पत्ता में विशेष एग्जाम्पल देखेंगे। तो पत्ता जब सूख जाता है तो उनमें आप देखेंगे, जब आप धूप में देते हैं तो उसमें जाली जाली की तरह नजर आता है, नहीं आता, लगता है कि उसमें बहुत सारी चीज निकला हुआ है, जाली की तरफ नहीं नजर आता है। तो वो जाली की तरह जो नजर आता है वही क्या होता है? एपिडर्मिस होता है। क्या होता है? जो पत्ते में पाए जाते हैं। दूसरा चीज होता है पत्ते में क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? इसको हिंदी में हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक। और वही हरित लवक को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोफिल या पर्ण हरित कहते हैं। पर्ण मतलब पत्ता, हरित मतलब हरा। पत्ता जो हरा होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, या इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट के कारण या हरित लवक के कारण। हिंदी में पूछेगा तो हरित लवक भी बोल देंगे या पर्ण हरित कर देंगे तो भी चलेगा। इस एक ही चीज का नाम है। समझ गए बात को? तो आपको ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। अब क्या होता है, जिस प्रकार मनुष्य में अपने शरीर को चलाने के लिए क्या होता है? पाचन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है, संवहन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र होता है ना, होता है। मतलब अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन, सांस लेने के लिए श्वसन, है कि नहीं है, भोजन पचाने के लिए पाचन नहीं होता है। सेम उसी प्रकार से पेड़ पौधा में, इसमें तो ज्यादा जटिल नहीं होता, सिंपल सा होता है ना। तो इनमें संवहन उत्तक होता है। क्या होता है? संवहन। संवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले, एक जगह दूसरी जगह ले जाने वाले क्या कहलाते हैं? संवहन। तो पेड़ पौधा में भी क्या होता है? पेड़ पौधा जब काटेगा ना, तना जो होता है, बीच वाला हिस्सा जो होता है पेड़ पौधा का, पेड़ पौधा पेड़ बनाते हैं तो इसके बीच में नहीं होता, जड़ से लेकर बीच वाला हिस्सा, इसके अंदर जब काटिएगा तो हम लोग तो नहीं देख पाते काटने के बाद, लेकिन उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो पाइप की तरह इस प्रकार से होता है, समझे। और इसी के माध्यम से जड़ से क्या करता है? पानी लेता है। इसके बाद जड़ से क्या होता है? बहुत सारे खनिज लेता है कि नहीं है। तो पेड़ पौधा के अंदर क्या होता है? उनमें भी नली की तरह, पाइप की तरह अंदर में होता है, जिसको हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन उसको माइक्रोस्कोप से या बहुत सारी किताबों में दिखाया जाता है। समझ गए बात को? तो इनमें जो है संवहन उत्तक होता है। किसमें? क्या संवहन उत्तक किसमें होता है? तो पेड़ पौधा जो स्वपोषण करते हैं। तो इनमें उस संवहन उत्तक को दो भागों में बांटा गया। एक जाइलम, किसमें? जाइलम। दूसरा होता है फ्लोएम। क्या होता है? तो जाइलम उत्तक जो होता है ना, जड़ से, जाइलम मतलब जड़ से क्या करता है? जल को लेकर के पौधा के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, जाइलम उत्तक का क्या कार्य है? तो जल को जड़ से लेकर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, किसका काम होता है? जाइलम उत्तक का। और फ्लोएम का काम क्या होता है? भोजन को, जब भोजन तैयार बन जाता है ना, तो भोजन को जमा करके रखना, है कि नहीं है, पौधा के विभिन्न भागों में भेजना। तो जाइलम जो है जल को ले जाता है, भोजन, ये फ्लोएम क्या करता है? भोजन को ले जाता है। बात समझ गए? तो पेड़ पौधा में कितने उत्तक होते हैं? दो। संवहन उत्तक में कितना? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जो जल को ले जाता है और फ्लोएम भोजन को। जाइलम और फ्लोएम का नाम आएगा तो पेड़ पौधा में होगा, जिसमें स्वपोषण होता है। समझ गए बात को? अब इसके बाद इसमें क्या होता है कि पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है। तो पेड़ पौधा जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो पेड़ पौधा किस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इनमें आप देख लीजिए, पेड़ पौधा क्या कर लेता है? वायुमंडल से क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 किसका सूत्र है? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके बाद जड़ से क्या लेगा? जल लेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, है कि नहीं है। और जल को लेता है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और जड़ से जल। और ये जो है क्लोरोफिल किसमें होता है? पत्ता में होता है। क्लोरोफिल किसमें होता है? पत्ता में होता है। क्लोरोफिल के उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति, जब सूर्य का रोशनी नहीं देगा तो पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार नहीं कर पाएगा। और सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में क्या कर लेता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल अभिक्रिया करता है और ये अपना भोजन तैयार कर लेता है, जिसके कारण क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है और इसके कारण क्या बन जाता है? ग्लूकोज। C6H12O6 का सूत्र है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। ये होता है ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और इसके साथ साथ
कार्बन डाइऑक्साइड तो लेता है, लेकिन जब अभिक्रिया करेगा बनेगा ग्लूकोज तो उसमें और चीज बनता है, अपवाद में बनता है कि नहीं बनता है, अवशिष्ट पदार्थ, उनमें ऑक्सीजन भी निकलता है उस टाइम पे। क्या निकलता है? ऑक्सीजन। और इसके साथ साथ जिस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, पानी जब लेते हैं पीते हैं तो हमारे पसीना के माध्यम से क्या होता है, पानी निकलता है ना बाहर, तो पेड़ पौधा में भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो उसका क्या, उसका भी पत्ते के माध्यम से क्या हो जाता है, पानी निकल जाता है, उसमें भी छेद होता है पत्ता में, छोटा मोटा छेद होता है जिसके माध्यम से उसका क्या होता है, जल बाहर निकल जाता है। तो भैया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसे कहते हैं? जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और इसके साथ साथ जल का निर्माण करता है। तो यही प्रक्रिया का हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो पौधा का भोजन क्या होता है, तो ग्लूकोज ही उसका क्या होता है, भोजन होता है। और इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है और पौधा का भोजन बन के तैयार, और तना में या फल के रूप में जब ज्यादा भोजन बन जाता है तो वही फल के रूप में बन जाता है। समझ गए? अब इनमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन ऊर्जा को कौन ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो इनमें सबसे पहले सूरज का प्रकाश लेता है कि नहीं लेता है, इसलिए प्रकाश ऊर्जा को लेता है और इसको फिर क्या करता है, ग्लूकोज बना लेता है, उसको किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो अब कहेगा कि पेड़ पौधा सांस लेता है या नहीं लेता है, तो तुम लोग इससे पहले सुना होगा पेड़ पौधा जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ता है। ऐसा गलत है, बिल्कुल गलत है। मतलब सांस लेने के लिए पेड़ पौधा भी क्या लेते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो लेते हैं वो इसलिए लेते हैं अपने भोजन को तैयार करने के लिए लेते हैं। बात समझ गए बात? इसलिए शोषण के लिए पेड़ पौधा में क्या होता है, उसके पत्ते में क्या होता है, छिद्र होता है, छेद होता है, जो कि हम लोग नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसको जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे क्या करेंगे, उसके छेद को हम लोग देख लेंगे और उसी का नाम है स्टोमाटा। तो सांस के लिए हम लोग के लिए नाक होता है, नाक के माध्यम से सांस लेते नहीं लेते हैं, ये पेड़ पौधा किसके द्वारा लेता है, स्टोमाटा के द्वारा लेता है। तो ये पार्ट जो है आपको पहला पार्ट में आपको इतना बता दिया गया था, बता दिया है कि नहीं, स्वपोषण क्या होता है, पेड़ पौधा में प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। तो अगले पार्ट में इससे हम आगे बढ़ेंगे। जय हिंद।